नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसने भारतीय बाइक इंडस्ट्री को एक नई दिशा देने में मदद की। हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड की, जो भारत की सबसे बड़ी ब्रांडों में से एक है। इसने भारत और विदेशों में अपनी मोटरसाइकिल बेचने के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन लगभग 20 साल पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि तब रॉयल एनफील्ड बैंकरप्ट होने की कगार पर थी। ऑटोमोटिव कंपनी ने दुनिया भर में बेची गई 10 लाख से अधिक बाइक के साथ अपनी अब तक की सबसे अच्छी बिक्री हासिल की है। कंपनी की बिक्री भी करीब 27% तक बढ़ गई है। कल्पना कीजिए कि अगर आप 2001 में रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल लेकर आए होते तो अब आपके पास केवल एक पुरानी मजबूत बाइक ही बचती। लेकिन अगर आपने उतनी ही रकम एनफील्ड बाइक बनाने वाली कंपनी आयशा मोटर्स के शेयरों में निवेश की होती तो आज आपके निवेश की कीमत 3.5 करोड़ रुपए होती। एक नीश सेगमेंट में होने के बावजूद रॉयल एनफील्ड भारत में सबसे प्रशंसित मोटरसाइकिल ब्रांडों में से एक बनी हुई है। रॉयल एनफील्ड 1.1 बिलियन अमेरिकी आयशर मोटर्स की प्रमुख कंपनियों में से एक है। यह एक भारतीय मोटरसाइकिल कंपनी है जिसके कारखाने भारत के चेन्नई में हैं। कंपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट और अन्य सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल बनाती है। कंपनी की स्थापना 1955 में हुई थी और यह सबसे पुरानी मोटरसाइकिल कंपनियों में से एक है। इसकी शुरुआत सबसे पहले एक ब्रिटिश निर्माण कंपनी एनफील्ड साइकिल कंपनी के ब्रांड के रूप में हुई। फिर 500 सीसी बुलेट का उत्पादन शुरू हुआ। रॉयल एनफील्ड की टैगलाइन है, जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे, जो इसे काफ़ी सुंदर बताती है, क्योंकि यह निश्चित रूप में एक मोटरसाइकिल है जो एक ज़बरदस्त उपस्थिति का आनंद लेती है, क्योंकि लोगों को इसके लिए रास्ता बनाना पड़ता है। एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना साइकिल बनाने के लिए इंग्लैंड में की गई थी। कंपनी अपने उत्पादों का निर्माण रॉयल एनफील्ड ब्रांड के तहत करती थी। केवल साइकिलों की सीमित उत्पाद श्रृंखला से संतुष्ट न होकर एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग ने जल्द ही अन्य प्रकार के वाहनों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। वर्ष 1899 में इसने रॉयल एनफील्ड एक क्वार्टरी साइकिल का निर्माण शुरू किया, जो एक रेयर माउंटेड इंजन द्वारा संचालित थी। 1901 में एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग ने 239 सीसी इंजन से अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की। वैश्विक विस्तार रणनीति के एक भाग के रूप में एनफील्ड ने वर्ष 1949 में भारतीय बाजार में मोटरसाइकिल बेचना शुरू किया। 1955 में भारत सरकार ने अपनी पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस द्वारा उपयोग के लिए 800 350 सीसी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों का ऑर्डर दिया। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों को देश की सीमा पर गश्त के लिए भारतीय सेना के लिए एक आदर्श विकल्प माना जाता था। 1990 में रॉयल एनफील्ड ने भारत में एक ऑटोमोटिव कंपनी आयशर समूह के साथ सहयोग किया और 1994 में इसके साथ जोड़ दिया। वर्ष 2000 में कंपनी की बिक्री प्रति माह 2000 यूनिट के निचले स्तर पर पहुंच गई, क्योंकि यह अपने उत्पादों की खराब गुणवत्ता, पुराने डिज़ाइन, ग्राहकों की पसंद में बदलाव और भारतीय बाजार में जापानी वाहन निर्माताओं के प्रवेश जैसी समस्याओं से पीड़ित थी। अपने प्रशंसकों के बीच एक पंथ होने के बावजूद कई संभावित ग्राहकों ने रॉयल एनफील्ड ब्रांड को अतीत के अवशेष के रूप में देखा। रॉयल एनफील्ड की सफलता के पीछे का वह व्यक्ति जो रॉयल एनफील्ड के लिए पासा पलटने के लिए जिम्मेदार है, वह और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ लाल है। वह व्यक्ति रॉयल एनफील्ड के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। श्री लाल को कंपनी के प्रति अपने समर्पण के कारण रॉयल एनफील्ड को दुनिया भर में बिकने वाली बाइक बनाने का श्रेय दिया जाता है। यह 2004 था जब लाल ने आयशर समूह के CEO के रूप में पदभार संभाला था। समूह के पास ट्रैक्टर, ट्रक, मोटरसाइकिल, घटक, जूते और परिधान सहित लगभग 15 व्यवसाय थे, लेकिन उनमें से कोई भी बाजार का नेता नहीं था। लाल ने 13 व्यवसायों को बेचने का फैसला किया और सारा पैसा और ध्यान रॉयल एनफील्ड और ट्रकों के पीछे लगा दिया। ये दो व्यवसाय थे जहां उनका मानना था कि समूह के पास नेतृत्व के लिए एक वास्तविक मौका था। लाल ने रॉयल एनफील्ड और ट्रक व्यवसाय के पीछे अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। CEO का पद संभालने के तुरंत बाद सिद्धार्थ ने रॉयल एनफील्ड की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण किया और ब्रांड को ऊंचाइयों की राह पर लाने के लिए एक रणनीति बनानी शुरू कर दी। जब तक जापानी मोटरसाइकिलों ने भारतीय बाजार में प्रवेश करना शुरू नहीं किया था, तब तक तो यह ब्रांड भारत में अच्छी तरह से जीवित था। यह तब हुआ जब श्री लाल के पिता, जो एक ट्रैक्टर निर्माण कंपनी के मालिक थे और रॉयल एनफील्ड के पार्ट्स के काम करने के तरीके से परिचित थे, ब्रांड को बचाने के लिए आगे आए। एनफील्ड दक्षिण भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी, खासकर 60 और 70 के दशक में।
ब्रांड को बैंकरप्सी के कगार से वापस लाने के लिए टीम ने ब्रांड की जड़ों की ओर लौटने और ऐसे समाधान खोजने का फैसला किया जो इसे एक बार फिर से आगे बढ़ने में मदद कर सके। यह एकमात्र ऑटोमोबाइल भारतीय कंपनी है जिसका जापानी सहयोग नहीं है। इस बारे में बोलते हुए श्री लाल ने कहा, उन्होंने एक इंजन या मोटरसाइकिल विकसित करने के लिए अमेरिका, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे कई देशों से परामर्श किया और महसूस किया कि यूके हमें बेहतर समझता है। हमें वह इंजीनियरिंग सहायता मिली जो हमें मिल सकती थी। मिडलैंड्स दुनिया में कहीं और से पीछे नहीं था। मिडलैंड्स में टीम ने सिग्नेचर रॉयल एनफील्ड ट्विन इंटरसेप्टर बनाया जिसने बाइक को अतिरिक्त शक्ति प्रदान की, जिससे वह राजमार्ग पर सवारी के लिए आदर्श बन गई। यह ब्रांड के लिए बहुत बड़ी डील थी। इसने ब्रांड को खुद को फिर से विकसित करने और एक जीवन शैली उत्पाद बनने की अनुमति दी जो पूरी तरह से यात्रा और दुनिया में बाहर निकलने के माहौल में फिट बैठता है। इसने रॉयल एनफील्ड को बाइक प्रेमियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय बना दिया है, जिससे वह उन लोगों के लिए पसंदीदा बाइक बन गई है जो यात्रा करना पसंद करते हैं। 2005 में कंपनी हर साल केवल 25,000 बाइक बेच रही थी और एक विनिर्माण पैमाने की आवश्यकता थी और एक निश्चित लागत को 1 लाख बाइक के आसपास फैलाना था। सिद्धार्थ लाल ने स्वयं सैकड़ों किलोमीटर चलाकर एनफील्ड बाइक को और बेहतर बनाया और टीम में मोटरसाइकिल संस्कृति की शुरुआत भी की। लाल के तहत जैसे जैसे गुणवत्ता में सुधार हुआ, बिक्री भी बढ़ी। 2010 तक कंपनी 50,000 बाइक बेच रही थी, लेकिन 3 प्लेटफॉर्म पर। तभी लाल ने पैमाने की अर्थव्यवस्था को अधिकतम करने के लिए सभी एनफील्ड बाइक को एक ही मंच पर बनाने का फैसला किया। इस एकल मंच में लॉन्च की गई एनफील्ड क्लासिक ने ग्राहकों का ध्यान खींचा। CY10 में 50,000 यूनिट से CY14 में 5,90,000 के करीब तक बिक्री आधे दशक में 6 गुना बढ़ गई। इस बिंदु पर बिक्री कंपनी को घाटे में लाने में मदद करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन जल्द ही 2010 में भारत में तकनीकी अर्थव्यवस्था में उछाल आना शुरू हुआ, जो ब्रांड के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। अब आयशर मोटर्स 8,740 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व कमाती है और 702 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाती है। रॉयल एनफील्ड इस मुनाफे का लगभग 80% लाता है। रॉयल एनफील्ड की कीमतें भारत में बेची जाने वाली कम शक्ति वाली जापानी मोटरसाइकिल ब्रांडों की तुलना से अधिक थी, लेकिन वह प्रमुख वैश्विक ब्रांडों की तुलना में सस्ती थी। रॉयल एनफील्ड ब्रांड की मजबूत मूल्य निर्धारण शक्ति और सुधार ऑपरेटिंग मार्जिन ने कंपनी के मूल्यांकन में तेज़ी से वृद्धि की। 2014 में रॉयल एनफील्ड ने 3,02,590 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। ब्रांड के इतिहास में पहली बार उस वर्ष की बिक्री हार्ले डेविडसन की विश्वव्यापी बिक्री से भी अधिक थी। साल 2015 तक आयशर मोटर्स भारत के सबसे महंगे ऑटोमोबाइल शेयरों में से एक बन गया था। तो ये थी रॉयल एनफील्ड के रिवाइवल की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।